तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पोस्टर मिला होगा कि आज हमारी एक बहुत जबरदस्त, जिसके बारे में बोली जाए उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो एक बार आप जहां पे भी हैं अपने आप को थैंकफुल मानेंगे, क्योंकि टीम चैंपियन, एक बार मैं चाहूंगा टीम चैंपियन के लिए आप अप्रिशिएट करेंगे, क्लैपिंग करेंगे जहां पे भी हैं। और एक बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिल रही है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डायबिटीज। आप लोगों ने ये कॉमन नाम सुना होगा। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर 10 में से 9 घर में से डायबिटीज के पेशेंट होते ही होते हैं। अगर किसी भी 10 व्यक्ति को उठाया जाए उसमें से मैक्सिमम 8 व्यक्ति को डायबिटीज यानी मधुमेह, जिसको हम लोग चीनी की बीमारी कहते हैं, वो होना लाजमी है। और आज के डेट में, आज आप ग्रुप में एक देख रहे होंगे, ये एक मैसेज बहुत वायरल हुआ आज के डेट में, जो फॉरवर्ड हुआ आज हमारे। डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है सर, जो आपको धीरे धीरे पूरी तरह से खोखला करते चला जाता है। आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। मैं आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट नंबर 1, आप जहां पे भी हैं कोशिश करें अपने साथ डायरी और कलम अवश्य रखें, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, चीजों को नोट्स नहीं करेंगे, आप उसको भूल जाएंगे। क्योंकि हमारे फोन की गैलरी में हजारों की संख्या में फोटो पड़ी हुई होती है, वो सिर्फ वो देखने के लिए रह जाती है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग इसको नोट करें, जो चीज अच्छा लगे उसको अप्रिशिएट करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप एक साथ मल्टीटास्किंग ना करें, यानी कि एक साथ अलग अलग, कभी फेसबुक कभी इंस्टाग्राम नहीं कर। आप अगर मीटिंग में हैं तो बी प्रॉपर, मीटिंग में बने रहिए, ताकि आप उस बिजनेस को, उस प्रोडक्ट को अच्छे से जान पाए और इसको अच्छे से लोगों तक प्रोवाइड करा पाए। मधुमेह, डायबिटीज क्या है? सबसे पहला सवाल हमको जानना है कि मधुमेह या डायबिटीज है क्या। सर, ये वो बीमारी है जब आपके ब्लड में, रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा बहुत अत्यधिक हो जाती है या तो कम हो जाती है। इसको हम लोग डायबिटीज के पेशेंट कहते हैं। और एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है, ये हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। ये इसलिए इसका जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपके शरीर में बिल्कुल ग्लूकोज बंद कर दिया जाए तो आप शुगर से ठीक हो जाएंगे। नहीं, आपके शरीर को एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपके शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज अति आवश्यक है। अब मधुमेह वैसा स्थिति को कहते हैं, या तो आपके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा होता है या तो कम होता है, और ये हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं ग्लूकोज। इंसुलिन, हमारे अग्नाशय एक ग्रंथि है जिससे इंसुलिन निकलता है, और ये इंसुलिन हमारे रक्त के अंदर शर्करा को यानी ग्लूकोज को मेंटेन रखता है। ध्यान रखिएगा, ये इंसुलिन हमारे रक्त के अंदर जो शर्करा है, ग्लूकोज है, उसको मेंटेन रखता है। कौन? इंसुलिन। ये एक प्रकार का केमिकल है जो हमारे बॉडी से, एंजाइम है जो हमारे बॉडी से निकलता है। और यही जब अनियमित होता है तब इंसुलिन की मात्रा अनियमित होती है, या तो अत्यधिक निकलती है या तो निकलती ही नहीं है, तब आपको मधुमेह होता है। आप देख रहे होंगे, यदि आपको मधुमेह है तो आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में या बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है। यानी रक्त के अंदर शर्करा को मेंटेन करने का काम है, किसका है? इंसुलिन का है। अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में सही मात्रा में नहीं बन रहा है तो भी दिक्कत है, और अगर कम मात्रा में बन रहा है तो भी दिक्कत है। तो ये होता है मधुमेह। अब हमें ये देखना है सर कि मधुमेह यानी शुगर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुगर ये बहुत सारी बीमारियों को ट्रिगर करता है। ध्यान रखिएगा, ये खुद तो एक बड़ी डिजीज है ही है, साथ में ये कई सारी बीमारियों को जन्म देती है, बहुत सारी बीमारियों का स्थल है। यानी जैसे हम लोग याद करिएगा, दूध को जब दही दही बनाते हैं तो उसमें कुछ जोरन डालते हैं ना, तो हमारे सिंपल भाषा में बोला जाता है, तो ये हर बीमारी को बढ़ाता है। अगर आपको मधुमेह है यानी डायबिटीज है, तो आपको लकवा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप अपने अगल बगल में किसी भी व्यक्ति को जानेंगे जिनको शुगर है, उनको लकवा होने का चांसेस बहुत है। तो आप इसको हल्के में ना लें, ये बीमारी को आप हल्के में ना लें।
अपंग होने की समस्या हो सकती है। अपंग इन द सेंस किसी एक अंग का काम ना करना या किसी एक साइड का काम ना करना, इसी को लकवा बोला जाता है। या तो जिनको डायबिटीज है उनको हार्ट की प्रॉब्लम यानी बीपी की प्रॉब्लम यानी हार्ट से रिलेटेड कार्डियक अटैक रिलेटेड कई एक सारी बीमारियां हो सकती है आपको, अगर आपको मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या है। अगर जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज है उनके खून की नालियों का पतला हो जाना, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपका इंसुलिन लेवल अप एंड डाउन होगा, तो ब्लड का, अगर मैं डायबिटीज को एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो सिंपल सा है कि आपके ब्लड में एसिड बढ़ जाना, इसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज। जिनको शुगर की बीमारी है उनको पैर में गैंग्रीन यानी अगर किसी भी प्रकार का चोट हो गया सर, या कोई एक फुंसी भी निकल गया ना, तो उसको ठीक होने में कई एक साल लग सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो ठीक ही नहीं होता, और वो धीरे 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 घाव का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग, ये भी आपको हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है तो ये होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जिस भी व्यक्ति को शुगर है उनको 80% चांस से आंखों का बीमारी, धुंधलापन दिखना, मोतियाबिंद इस शुरुआती दौर में शुरू हो जाता है। आप देखिएगा सिम्टम्स आपको तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति को शुगर है आप देखिएगा वो बताने शुरू करते हैं, सर हमें दिखाई थोड़ा कम देता है, सर हमें धुंधला दिखाई देता है, या उनको मोतियाबिंद होने लगता है। ध्यान रखिएगा, जिस भी व्यक्ति को शुगर है, याद रखिए, अगर किसी को मोतियाबिंद है, मैं शुरू से ही बताया लकवा है और उसको शुगर है, तो पहले शुगर ठीक करिए सर। अगर किसी को दिल की बीमारी है, अगर आप हाइपर लीड चला रहे हैं, कई अनेक प्रकार की दवाई चला रहे हैं, और ध्यान रखिए अगर उनको शुगर है तो सबसे पहला उनका शुगर ठीक करिए। अगर किसी व्यक्ति को पैर का तो कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, शरीर में कोई ऐसा घाव है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, और उनसे आप पूछिए क्या उनको शुगर है। अगर शुगर है तो आप सबसे पहले शुगर ठीक करिए। शुगर ठीक नहीं होगा, उसको लेवल पे लाइए, लेवल पे लाएंगे आप देखिएगा हर एक बीमारी का समाधान आपको तुरंत मिलेगा। गुर्दे की बीमारी, गुर्दे की बीमारी इसलिए क्योंकि शुगर जो है ना वो किडनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए देखिएगा हमें बार बार पेशाब की समस्या आती है, शुगर बीमारी। और एक कॉमन जो आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है, बांझपन, इनफर्टिलिटी, माँ और बाप नहीं बन पाना, इसमें से एक बहुत बड़ा कारण है मधुमेह यानी डायबिटीज। अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो माँ और बाप नहीं बन पा रहे हैं, तब सबसे पहले उनसे ये जानकारी लीजिए क्या उनको शुगर है। अगर शुगर है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप सबसे पहला शुगर ठीक करें। शुगर ठीक करेंगे ऑटोमेटिक उनका प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप 1, यदि आपको टाइप 1 मधुमेह है तो आपका शरीर बहुत कम या तो बिल्कुल भी इंसुलिन बनाता ही नहीं, यानी हमारा अग्नाशय जो है वो इंसुलिन नहीं बनाता है। इसीलिए हमें इंजेक्शन के माध्यम से या तो डायरेक्ट के माध्यम से इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत भारत में थोड़ा कम मात्रा में है, लेकिन ऐसा नहीं है ये ना है, नहीं, ये है। दूसरा टाइप 2, ये टाइप 2 मधुमेह वो मधुमेह है जिसमें आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर सकती। अग्नाशय इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन आपके रक्त शर्करा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सामान्य सीमा में रखने के लिए। हो सकता है पर्याप्त इंसुलिन ना बना पा रहा हो या तो कम बना पा रहा हो। इसको टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है, और भारत में यह एक आम प्रकार है। सबसे ज्यादा डायबिटीज, यही डायबिटीज आपको मार्केट में मिलेगा, टाइप 2। ध्यान रखें, फिर से मैं एक बार दोहराता हूं, टाइप 1 वो मधुमेह है जिसमें आपका शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता है, आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा, और इसका इलाज बहुत कठिन, ध्यान रखें। और टाइप 2 मधुमेह वो मधुमेह है जो आपका बॉडी हो सकता है इंसुलिन बना तो रहा है, बट पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पा रहा है, या किसी कारणवश आपके जो कोशिकाएं हैं वो उस इंसुलिन को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इसलिए आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का संभावना। गर्भावस्था मधुमेह, ये एक आजकल के डेट में कॉमन समस्या हो गई है।
जब किसी महिला को देखा जाता है कि उसको गर्भावस्था में होती है, तब उनको डायबिटीज बढ़ जाता है, मधुमेह हो जाता है। ये एक नॉर्मल चीज है। अगर मधुमेह बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको ध्यान रखना है, ये टाइप 2 मधुमेह को ट्रिगर करता है। अगर जिस व्यक्ति को गर्भावस्था के दौरान मधुमेह है, डायबिटीज है, शुगर है, तो ये ज्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में उसको टाइप 2 डायबिटीज होना है, हो सकता है। ये बातों का ध्यान रखना है। फिर से मैं बताता हूं, जिस व्यक्ति को गर्भावस्था में डायबिटीज हुआ है या अभी भी है, तो उस व्यक्ति को ज्यादा चांसेस है टाइप 2 डायबिटीज। इसके कारण क्या है, डायबिटीज होता क्यों है? सबसे पहला चीज है पारिवारिक इतिहास, जिसको हम लोग जेनेटिक कहते हैं। ये एक खानदानी शैली है, आपके फैमिली में किसी को था, ये जेनेटिक आ सकता है। असमय भोजन, आज के डेट में सर सबसे कॉमन चीज की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा इफेक्ट और ट्रिगर जो शुगर को करता है वो है असमय भोजन। सबसे पहले आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप इस चीजों का ध्यान रखिएगा कि हमको उठना है 7 बजे या 5 बजे, 4 बजे, हम उठते हैं 8 बजे या 9 बजे। आप समझिए उठेंगे 9 बजे या 8 बजे, तो समझिए ब्रश कब करेंगे, फ्रेश कब होंगे, और हमारे नाश्ता करते करते 12-1 बज जाएगा सर। हमारे बॉडी को सुबह तो चाहिए ना एनर्जी। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, सूरज उगने से पहले, सूर्य उदय होने से 2 घंटा पहले तक आप जितना मात्रा में जो चीज खाना चाहें, या आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं, या आयुर्वेद कहता है कि आप सूरज उगने से 2 घंटा पहले भरपूर पेट भर के नाश्ता या जो भी आप खाएं, उसको सारा चीज को डाइजेस्ट करने का हमारा पेट क्षमता रखता है। इम्यून सिस्टम इतना क्षमता रखता है। लेकिन हम खाते कब हैं? 12 बजे, पूरा भरपेट, एकदम पूरा गला तक। और ये एक सशक्त कारण है डायबिटीज होने का। आरामदायक जीवन शैली, आज के डेट में सर देखिएगा, एक व्यक्ति पहले जितना मेहनत करता था, आजकल के डेट में टेक्निकल हो गया है वो। इतना टेक्निकल हो गया है, इतना टेक्निकल हो गया है। कुछ समय पहले हाथ से चलने वाला पंखा होता था, बटन दबा के पंखा चल रहा है। उसके बाद कूलर आया, उसके बाद एसी आया। सर ये तो हमारी आरामदायक जीवन शैली है, जो हम बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करा रहे, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही, काम नहीं कर पा रही है। तो ये एक कारण है डायबिटीज होने का। मोटापा, जिन व्यक्ति को मोटापा है उनको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। और जो अनियमित नींद, ये एक बहुत बड़ा कारण है सर। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप देखिए, किसी प्रकार का स्ट्रेस की वजह से या किसी काम की वजह से या किसी भी कारण से अगर आप अनियमित सोते हैं, आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है, तो इसको सही करिए सर। अगर आप अनियमित नींद ले रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है आपको शुगर होने का, डायबिटीज होने का। बोला जाता है कि हर एक चीज जरूरी है, इसी प्रकार हमारी नींद पूरी होनी भी जरूरी है। और कुछ दवाइयां हैं, जैसे स्टेरॉइड, बहुत सारे लोग अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग गर्भ निरोधक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, वो भी शुगर को, डायबिटीज को ट्रिगर करती है, वो बढ़ाती है। तो ध्यान रखना है, ये हमारे कुछ कारण है डायबिटीज के, जो मेन कारण है। लक्षण क्या है डायबिटीज के, शुगर के लक्षण क्या है? सर ये कॉमन लक्षण है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। एकदम सिंपल जो आप देखें सिम्टम्स तो आपको समझ में आ जाए। बार बार पेशाब का आना और रुक रुक के पेशाब का आना, ये सबसे कॉमन लक्षण है डायबिटीज। अगर ऐसा किन्हीं को हो रहा है तो संकेत है कि आपको डायबिटीज हो गया है। कई बार किडनी के प्रॉब्लम से भी बार बार होता है, तो आप सबसे पहले जांच कराएंगे, उसके बाद ही आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ज्यादा प्यास लगना, बार बार प्यास लगना और मुंह का सूखना, अगर आपको ऐसा सिम्टम्स आ रहा है तो हो सकता है आपको शुगर है। ज्यादा भूख लगना या तो भूख ना लगना, ये दोनों हो सकता है। या तो आपको कई बार बहुत ज्यादा भूख लगेगा, या तो कई लोगों को भूख ही नहीं लगेगा, ये भी एक लक्षण है। चोट लगने पर जल्दी घाव का ठीक नहीं होना, यानी हमारे शरीर पे कहीं चोट लग गया, या कहीं पे हम खरोच लग गए, या कोई फुंसी निकल गया, कोई घाव निकल गया, तो उसको ठीक होने में महीनों दिन लगना, या तो शुरू में ही मैं बताया वो गैंग्रीन बन जाना, वो घाव ठीक ही नहीं होना। दूसरा, विजन लॉस, यानी धुंधला दिखाई देना, कई चीजों को साफ साफ नहीं दिखाई देना। मैंने शुरू ही बताया कि अगर जिस भी व्यक्ति को शुगर की परेशानी है, उसको मोतियाबिंद होने की संभावना
ज्यादा हो जाती है, इसलिए विजन लॉस यानी धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन होना, बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, वो इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है, वो ठीक नहीं होता है। मधुमेह के लिए जांच कैसे जानेंगे कि आपको मधुमेह है या नहीं है, शुगर है या नहीं है? तो आपके सामने एक चार्ट है, ब्लड शुगर टेस्ट, आप देखिएगा कितना होना चाहिए सामान्य मात्रा। आपका खाली पेट 70 से 110 mgl होना चाहिए, mgl। अब भोजन के बाद 110 से 140 होना चाहिए, ये एक क्या बोलते सामान्य चार्ट है, ये सामान्य मात्रा है, आपकी इतना होना चाहिए। अगर आपको शुरुआती दौर है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है, तो खाली पेट में 111 से लेके 125-26 तक है। अगर आप उस अवस्था में इंटर कर रहे हैं सर, आपको परहेज बरतने की आवश्यकता है। 140, 199 ये भोजन करने के 2 घंटे बाद का रिपोर्ट है। अगर आपका 126 से क्रॉस हुआ और 200 तक गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी भारत में फिर से वो मधुमेह की खेती में आपका भी एक पेड़ पौधा लग चुका है, आप भी इस में आप हिस्सेदार हैं। इसके उपचार क्या हैं? घरेलू उपचार, सबसे पहले तो मैं कहूंगा आप एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, सही ढंग से टाइम से खाना खाइए, पहला नींद पूरा करिए, स्ट्रेस कम लीजिए, और सबसे पहला हमारी जबरदस्त कंपनी नीड्स आयुर्वेदा की एक जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास कोम्बो है सर। यकीन मानिए, अगर सही इस्तेमाल किया जाए, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा सर, सही इस्तेमाल किया जाए तो ये 10 में से 9 लोगों को 110% क्योर करता है। बशर्ते कुछ लोग टाइम से लेते नहीं है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट कहीं कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। पहला आपको क्या लेना है? सबसे पहला उदार शेक, जो आपके डाइजेशन को सही रखेगा। सर याद रखिए, अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, तो आप कोई भी दवा लेंगे या कोई भी चीज खाएंगे ना, वो आपकी बॉडी पे लगेगा नहीं। दूसरा ग्लूकोजेस्ट पाउडर, ग्लूकोजेस्ट टेबलेट, मैं कोशिश करिए किसी एक को भी ले सकते हैं, आपके पास बजट है तो दोनों ले सकते हैं। ग्रीन टी कंपलसरी है, इम्यूजेस्ट कंपलसरी है। अगर ये पूरा कॉम्बो आप लेते हैं सर, टाइम टू टाइम, यकीन मानिए आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। उम्मीद करता हूं ये एक बार फिर से इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, हमारा स्कोप क्या है कि हम शुगर का, अभी बहुत सारे लीडर्स लोग कह रहे हैं सर हमें तो शुगर नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, होना भी नहीं चाहिए। कोशिश करिए कि ये कभी हो भी ना, तो जिनको नहीं है वो भी बीच बीच में इसे लेते रहें, क्योर करें, क्योंकि आने से बेहतर है बचाव कर लिया जाए। अगर आपको शुगर नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच बीच में कभी ना कभी आप ग्लूकोज टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति शुगर पेशेंट है के संग ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप है कि आने वाले दिन पे मुझे भी शुगर नहीं होना चाहिए, आप इस खेती में हिस्सेदार अपना नहीं लेना चाहते हैं, तो यकीन मानिए सर, आप इसको इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेली डाइट में फॉलो करिए, हाँ, लेकिन जिस भी व्यक्ति को शुगर हो गया है या जिसको शुरुआती दौर है, वो चालू कर दीजिए सर, एकदम बिना सोचे समझे एकदम। हाँ, दूसरी चीज मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, इसका मार्केट कैपिटल कितना है? ये एक भारत में कुल कितने मरीज? पर 21.2 करोड़ मरीज हैं शुगर के पूरे भारत में, जो पूरी दुनिया का 1/4 सिर्फ और सिर्फ भारत में है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। इतने सारे लोग आपको शुगर पेशेंट मिलेंगे। मेरी बातें आप लोगों तक समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो मुझे मैसेज के थ्रू जानकारी देंगे। और कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि ये शुगर की, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या सर मेरी जो एलोपैथ की दवाई चल रही है, मैं जो एलोपैथ, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लोग कहेंगे सर मैं एलोपैथ की दवाई खाता हूँ, तो उसके साथ इसको ले सकते हैं क्या? क्या उसको बंद करके इसको लिया जाए, या तो मैं इसको जब से नीड्स का लेने शुरू करूँ तो एलोपैथ डायरेक्ट बंद कर दूं क्या? नहीं सर, आप ध्यान रखें। सबसे पहले आप देखें कि आपको शुगर की कितनी एमजी की टैबलेट मिलती है। कोशिश करें कि आप उसको धीरे धीरे स्किप करें। 15 दिन हमारे दवाई के साथ आप नीड्स की जो मैंने कॉम्बो बताया उसके साथ साथ इस्तेमाल करें 15 दिन, और उसको धीरे धीरे जैसे आपको बेहतर लगने लगा, आप उसको धीरे धीरे स्किप कर दीजिए। ये पहला है। दूसरा चीज, कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर हमारे रिजल्ट नहीं मिला।
सर रिजल्ट नहीं मिलने का तीन चार कारण हैं। पहला, आप टाइम से दवा लीजिए सर, टाइम से। कई बार मैं देखता हूँ लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन टाइम से लेते हैं, उसके बाद अगले दिन अरे ठीक हो गया सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर जब उसको फिर प्रॉब्लम होता है, फिर दौड़ के आते हैं, फिर लेते हैं, सर मुझे टाइम से नहीं। सर एकदम एक्चुअली टाइम से दवा लीजिए, डाइट मेंटेन करिए, नींद पूरी लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी दवा तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को अवेयर नहीं करते। जब तक आप अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे, अपने आप को उस लायक नहीं बनाएंगे, ध्यान रखिए, आपकी मन स्थिति ही आपकी परिस्थिति को बदलाव करती है। मेरी बातें आप लोगों तक समझ में आ रही होगी, तो हम अगला प्रोडक्ट पे आएंगे। क्या मेरी बात आप लोगों तक समझ में आ रही है? मुझे मैसेज के थ्रू जानकारी देंगे, क्या मेरी चीजें आपको समझ में आ रही है? मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ? कोई भी व्यक्ति मुझे मैसेज के थ्रू जानकारी देंगे, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों तक? ऐसा तो नहीं कि मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग बस पार करते जा रहे हैं। थैंक यू बहुत सारे लोगों का। आप लोग एक्साइटेड हैं अगला प्रोडक्ट जानने के लिए? अगला एक बहुत शानदार, और एक बार थैंकफुल फिर से मैं कहता हूँ टीम चैंपियन को, अमित सर को, हमारे ग्रेट अपलाइन सोनू सर को, और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं हम लोगों को समझाने के लिए। 1 मिनट का समय देंगे। वेलकम फिर से टीम चैंपियन एजुकेशन सिस्टम पे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रामजीवन महतो फिर से एक बार आप लोगों का अगले डिग्री पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगला डिजीज है अस्थमा, जिसको हम दमा के नाम से जानते हैं, या कई बार अस्थमा दमा दोनों नाम से जानते हैं। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे ये होता क्या है। अब सबसे पहले भारत में इसका आंकड़ा देखा जाए, भारत में अस्थमा के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आप इसको ध्यान देंगे, और ये ठंडे के दिनों में ज्यादा असर करता है। 2021 के अनुसार भारत में जो अस्थमा से मौतें हुई है ना, वो 46% है भारत में। अब ये जो अस्थमा है इसको दमा भी कहा जाता है, और ये फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्या है अस्थमा। आप इस चीजों को ध्यान दें, चीजों को समझें, ताकि आप जब किसी को हैंडल करें, कोई दमा पेशेंट हो, तो आप उसको अच्छी तरह से नॉलेज देके उसको सही प्रोडक्ट या सही जानकारी दें। आपकी एक सही जानकारी कितने लोगों की जान बचा सकती है, कितने लोगों को डिजीज से रिकवरी करा सकती है। आप समझिए, अगर आपके सही जानकारी से किसी व्यक्ति को डिजीज सही हो गया ना सर, आपको वो भगवान तुल्य मानेगा। तो सबसे पहला चीज, अस्थमा। अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा होने से क्या होता है, आपकी श्वास की जो नलियां हैं उसमें सूजन आ जाती है, और जब सांस की नलियों में सूजन आती है ना, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, बजने लगता है, सीने में जकड़न होने लगता है, और खांसी होने लगता है। कई बार आवाज आता है, शाय शाय की आवाज आता है। तो ये सिम्टम्स है अस्थमा का। श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक तरफ नॉर्मल है लंग विदाउट अस्थमा, आपके बाएं साइड में दिख रहा होगा, और लंग विथ अस्थमा आप देखिएगा पैक है। आप दोनों साइड देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जिसमें अस्थमा नहीं है सर, आपका जो वेसल्स है लंग, उसमें म्यूकस बहुत कम मात्रा में, बहुत कम, नॉर्मल, और एकदम जो श्वास का प्रवाह है वो नॉर्मल जाता है। लेकिन जिसमें अस्थमा जिससे हो गया है, उसको म्यूकस पूरा क्लॉज कर लिया है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस, यानी एक तरह का चिपचिपा पदार्थ, है ना। अस्थमा के लक्षण क्या है? अस्थमा का है जकड़न जैसा महसूस, आपको सीना पूरा जकड़ा हुआ लगेगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस लेने के टाइम घर 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 की आवाज आएगी। कई सारे लोगों को नॉर्मल नहीं आता है, तो जब वो सो जाते हैं तो सांस लेने में घरघराहट की आवाज आती है। और रात में या सुबह, यानी जो समय ठंडक, जो समय थोड़ा ठंडा बढ़े, उस समय सांस लेने के समय हालत गंभीर हो जाना, आंख पूरा लाल हो जाना, सांस लेने में अत्यधिक दिक्कत होना। मैंने बोला, ठंडी हवा में सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी अगर किसी को है, तो ये अस्थमा दमा के लक्षण हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये अगर कम मात्रा में है तो कुछ दूर चलने के बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है।
और कुछ लोग थोड़ा दूर चलने के बाद जोर जोर सांस लेते हैं, जिसकी वजह से थकान महसूस होने लगता है। गंभीर स्थिति जब अस्थमा कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनको उल्टी होने की भी संभावना होती है, चक्कर आने लगता है, सिर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। इसके प्रकार कितने हैं? दो प्रकार के अस्थमा पाए जाते हैं, मतलब बेसिकली दो प्रकार के पाए जाते हैं, इसके बाद भी और सारे हैं। बाहरी अस्थमा और आंतरिक अस्थमा, इस चीजों को ध्यान से समझिएगा। बाहरी अस्थमा वो अस्थमा होता है जैसे बाहर से डिजीज, बाहर की चीज हमें इफेक्ट करती है, जिसको एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के कारण होता है जैसे धूल या किसी चीज से, पर्टिकुलर चीज से, किसी जानवर से या किसी कीट पतंग से या कोई डस्ट से आपको एलर्जी है तो भी आपको अस्थमा होने के चांसेस हैं। कई बार आंतरिक अस्थमा ये कुछ रासायनिक चीजों से जो हमारे सांस के अंदर चली जाती है उससे हो सकता है, जैसे सिगरेट का धुआं, या तो किसी गाड़ी का धुआं, या किसी भी प्रकार का केमिकल जो हमारे शरीर के अंदर चला जाए। पेंट से हो सकता है, बहुत सारे लोगों को पेंट से होता है, वेफर से होता है, कई एक प्रकार की केमिकल से हो सकता है। अस्थमा के प्रकार कितने हैं? एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, मिक्स्ड अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, कफ वेरिएंट अस्थमा, ऑक्यूपेंशनल अस्थमा। अस्थमा के प्रकार, ये अस्थमा के प्रकार हैं सर, 8 से 10 प्रकार हैं। आपको देखना है कि जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं उसको किस प्रकार की है, उसी हिसाब से उसको अगला को क्योर करना है। प्रया प्रया मेडिसिन तो एक ही जाएगा, बट आपको पहले समझना है कि अगला को देना क्या है और क्या क्या देना है। अगले व्यक्ति को बताने से पहले अगर आप ये बता दें कि सर आपको ये होता है, तो आपको समझिए कि वो आप उस पर फिट बैठेंगे। नॉक्टेल यानी नाइट टाइम अस्थमा, मिमिक अस्थमा, चाइल्ड ऑनसेट अस्थमा और एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। अब हम जानेंगे इसके कारण, अस्थमा होता क्यों है। सबसे पहला चीज, अस्थमा प्रदूषण। हमारे आज के डेट में इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो गई है जिसके बारे में मैं नहीं आप सभी लोग जानते हैं। पोल्यूशन के कारण होता है फ्लू, बहुत सारा बीमारी निकलता है फ्लू। उसके कारण जैसे अभी कुछ बहुत सारी निकली थी कोरोना। धूम्रपान, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं या धूम्रपान के संपर्क में आते हैं या तो धुआं वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी अस्थमा होने का कारण हो सकता है। मौसम में बदलाव, बहुत सारे लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत डाउन रहता है, जिसकी वजह से मौसम जब बदलाव होता है तब आपको अस्थमा अटैक करता है। एलर्जी वाले फूड्स, बहुत सारे लोगों को एलर्जी किसी चीज पे है लेकिन उस चीज को कंज्यूम करते हैं तो आपको अस्थमा हो सकता है। अगर एक बात ध्यान दीजिएगा सर, ये यूनिक चीज मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपकी पेट सही है ना सर, हर बीमारी आपका सही है। आप यहाँ पे भी देखें, पेट में अम्ल की मात्रा अगर बढ़ गई, एसिड की मात्रा बढ़ गई, आपको अस्थमा होने के चांसेस यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे। दवाइयाँ या शराब का सेवन, कई सारी दवाइयाँ ऐसे एनर्जी के लिए बहुत सारे लोग लेते हैं, उस उससे भी आपका अस्थमा को ट्रिगर करता है। भावनात्मक तनाव, बहुत सारे लोग स्ट्रेस लेते हैं, इससे भी होगा। अत्यधिक व्यायाम, अगर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, जिम में बहुत सारा समय बिताते हैं, इसका भी एक कारण है कि आपको अस्थमा हो सकता है। अनुवांशिक, अगर आपके फैमिली में किसी को था, आपको भी हो सकता है। अब हम जानेंगे अस्थमा के प्रकार और कारण। एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा आपको उस समय होता है जब आपको किसी चीज से, धूल से, मिट्टी से या किसी भी बाहरी चीजों से आपको एलर्जी हो, तब आपको एलर्जिक अस्थमा होता है। या तो आपको मौसम परिवर्तन से भी आप ये एलर्जिक अस्थमा आपको इफेक्ट कर सकता है। नॉन एलर्जिक अस्थमा मैंने शुरू ही बताया, इस तरह के अस्थमा किसी एक चीज के अति होने पे होता है। मान के चलिए आपको डस्ट से होता है, और वो डस्ट अगर आपको ज्यादा हो गया, या कई बार आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपको वो इनहेंस हो सकता है। ये बहुत सारा सर्दी, मैंने कहा ना, आपको बहुत ज्यादा सर्दी, तेज से हंस रहे हैं, या किसी भी चीज से अगर आपका अत्यधिक होने लगा, बहुत ज्यादा हंसने लगे या बहुत ज्यादा तनाव हुआ, तो आपको ये हो जाएगा। अधिक खांसी जुकाम, बहुत दिन तक खांसी जुकाम हुआ तो आपको अस्थमा हो जाएगा। मिक्स्ड अस्थमा, ये दोनों जो पहले मैंने बताया, इस दोनों कारण से हो सकता है। इस प्रकार की अस्थमा किन्हीं भी कारण से हो सकता है। कई बार अस्थमा एलर्जिक कारण तो कई बार नॉन एलर्जिक कारण, दोनों से हो सकता है। और इसका कारण का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है मिक्स्ड अस्थमा। एक्सरसाइज, कई लोग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, जो शारीरिक कसरत बहुत ज्यादा करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखिएगा हम जोर जोर से जल्दी जल्दी सांस लेने का प्रयास करते हैं। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जल्दी जल्दी खपत चाहिए, इसके लिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इसकी वजह से भी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा सांस लेने का
जो सिस्टम है, फंक्शन है, जो उसका टाइमिंग है, वो जब अनियंत्रित होता है तब इस अस्थमा अटैक करता है। कफ वेरिएंट, जिस भी व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा कफ बनता है, लंबे समय तक कफ बनता है, उस व्यक्ति को कफ वेरिएंट का अस्थमा का अटैक आ सकता है। ऑक्यूपेशन, ये अचानक काम करने के दौरान जो हैवी काम करते हैं, हैवी काम करते हैं, जो भारी काम करते हैं और लगातार एक तरह से काम करते हैं, चाहे वो वजन उठाने का हो या बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करने का हो या कोई भी, या तो किसी काम की जगह पे, जैसे हम कहीं कहीं बोलते हैं ना कि ये जगह हमको सूट नहीं किया, कोई जगह जाते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट, कई बार आप देखिएगा किसी कार में आप बैठते हैं तो उस कार का इन्वायरमेंट आपको समझ में नहीं आता है, वहाँ का सेंट, वहाँ का इन्वायरमेंट समझ में नहीं आता है, तब आपका अस्थमा चालू हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। और जब आप बार बार ये चीजों को उसी जगह पे आप विजिट करते हैं तब आपका ये ट्रिगर होता है। एक है नॉक्टल यानी नाइट टाइम अस्थमा। कई सारे लोगों को आप देखिएगा कि उनका अस्थमा सिर्फ और सिर्फ रात में ट्रिगर होता है और रात में बढ़ता है, उसको नाइट टाइम अस्थमा कहा जाता है। मिमिक अस्थमा, आपको जैसे किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी को निमोनिया है, कार्डियक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग हार्ट अस्थमा कहते हैं, अगर हार्ट प्रॉब्लम है और ऐसे में अगर सांस लेने में दिक्कत है तो ये आपकी मिमिक अस्थमा का एक वेरिएंट। अगर निमोनिया बहुत समय से बहुत सारे लोगों को बच्चे समय में रहता है, फिर बाद में भी होता है, अगर ऐसे में किसी को है और कार्डियक जैसी बीमारी होती है तो आपको मिमिक अस्थमा हो सकता है। चाइल्ड अस्थमा, ये चाइल्ड ऑनसेल्ट अस्थमा, ये बीमारी सिर्फ बच्चों में होता है और जैसे जैसे बड़े होते हैं, बच्चे में शुरुआत होता है लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तब ये और ज्यादा अटैक करने लगता है, अपने आप बाहर आने, और रिस्की नहीं होता है। और दूसरी चीज, ये ऑटोमेटिक कई बार अपने से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ठीक नहीं होता है तो सही समय में इसका उपचार करना बहुत जरूरी। एडल्ट, ये युवाओं में होता है 20 साल से अधिक। अब की इस बार मतलब अब के समय में युवा बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, इसकी वजह से भी, या तो बहुत सारे लोग जो प्लास्टिक के संपर्क में बहुत ज्यादा हुए, प्रदूषण के संपर्क में है, धूल मिट्टी वाले काम करते हैं या जानवरों के संपर्क में रहने पे ये अडल्ट ऑनसेट अस्थमा आपको अटैक कर सकता है। इसके उपचार क्या है सर? सर, अगर मैं उपचार की बात करूं तो नीड्स आयुर्वेदा में इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसका आप समझिए 99% रिजल्ट आना ही आना है अगर सही ढंग से इस्तेमाल हो। पहला, आस्थराइड कैप्सूल, व्यक्ति को सुबह शाम दीजिए एक एक कैप्सूल। कफ सिरप, अगर ज्यादा है तो 3 टाइम दे सकते हैं। बीटासिला, उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। किसी भी प्रकार की एलर्जी है सर तो इम्यूजेस्ट जरूर इस्तेमाल करवाइए, ये मैं सेल्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ। सीतोप्लादी चूर्ण, इसका सेवन करने का विधि मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा असर करेगा सर। आप गर्म पानी में आधा चम्मच के साथ, अगर आपके पास पॉसिबल है तो शहद मिला के इस्तेमाल करिए। मेरी बातों को फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको आपके जानकारी में किसी भी की प्रॉब्लम है, आप उसको आस्थराइड, आयुर्को, बीटासिला, इम्यूजेस्ट और सीतोप्लादी चूर्ण जरूर सजेस्ट करें। पहला चीज, सीतोप्लादी चूर्ण का सेवन करने का विधि, गर्म पानी, गुनगुने पानी आधा गिलास पे आधा चम्मच सीतोप्लादी पाउडर डाल के उस पे आधा चम्मच शहद अगर डाल दिया जाए, उसके काम करने की क्षमता जो है वो 10 गुना बढ़ जाती है। इम्यूजेस्ट दिन भर में आप 6 ड्रॉप, 7 ड्रॉप, 10 ड्रॉप तक ले सकते हैं। ये आपकी एनर्जी को इनहेंस करता है, आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की एलर्जी को पूरा खत्म करता है। बीटासिला आपकी बॉडी में इम्यून को मजबूत करता है। आयुर्कॉफ, ये आपके कफ बलगम को निकालता है, सूखी खांसी उसको भी ठीक करता है। और आस्थराइड स्पेशल दमा के लिए बनाया गया है सर। आप, बहुत सारे लोगों को मैंने इस्तेमाल करवाया है, एकदम गजब का रिजल्ट मिलता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ट्रेनिंग समझ में आई होगी। चीजें मैं जहां तक बता पाया वो चीजें आप तक समझ पाई। मेरी बातें आप लोग